Yeah, good evening, everyone. How are you all? I'm sure all of you are fine and doing very good. As we all know, we are facing Corona this time. So what we are doing, we are providing you online study so that your courses will won't be hampered. And apart from that, यहाँ पर हम बहुत सारी मस्ती भी करेंगे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी करेंगे लेकिन अभी जैसे कि मैं आपसे कुछ पढ़ाई की बातें डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जिसमें आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया का जो पीरियड है वो मिड 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी कहा जाता है मींस द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज 18th सेंचुरी 19th century and 20th century. Okay, after the death of Aurangzeb in 1707 AD, there was instability in India. यानी औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 एडी में औरंगजेब का डेथ हो जाता है उसके बाद इंडिया में एक अनार्की सिस्टम आता है यानी एक अनस्टेबिलिटी आती है कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं होता है जो कि अच्छे से किंगडम को रन कर सके सो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलता है तो वो अंग्रेजों को मिलता है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं और जितने भी छोटे राजा होते हैं उनको बड़े राजा के खिलाफ भड़का के और उन्हें ये लालच देते हैं कि आप हमारा साथ दो तो हम आपको राजा बना देंगे और जब वो साथ देते थे तो बड़े राजा तो हार जाते थे लेकिन फिर वो क्या करते थे कि छोटे राजा के साथ समझौता करके एक ट्रीटी साइन करके उन्हें कुछ हिस्सा दे देते थे और वो उस स्टेट को अपने कब्जे में ले लेते थे ठीक है तो इस तरीके से ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी हर जगह चलती रही जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो चीज़ें बताई थी उसमें सबसे पहले तो आपको बताया था मॉडर्न इंडिया का पीरियड फिर मैंने आपको बताया था मॉडर्न इंडिया में वर्ल्ड में क्या होता है वर्ल्ड में 18th सेंचुरी में क्या होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है और आज मैं बताऊंगा कि 18th सेंचुरी में इंडिया में क्या क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है आइए अब दूसरी बात जो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है जितने भी छोटे किंगडम थे जिसमें कि अवध हुआ जिसे आज अवध बोला जाता है हैदराबाद हो गया राजपूताना किंगडम हो गया जाट के किंगडम हो गए और ये रुहेलखंड जो कि यूपी के पास पड़ता है ये जितने भी छोटे राजा थे ये सभी नाखुश थे ठीक दूसरी तरफ जो बड़े राजा हुआ करते थे जो बड़े साम्राज्य थे जैसा पंजाब रेजिमेंट पंजाब का साम्राज्य मराठा और बंगाल ठीक है ये बहुत बड़े साम्राज्य थे जिनका अंग्रेजों से डायरेक्ट टक्कर होता था और अंग्रेज चाहते थे कि इन बड़े राज्यों पर अपना कब्जा जमाया जाए इसलिए वो छोटे राज्यों को अपनी तरफ मिलाकर उनके साथ सांठगांठ करके और बड़े राजाओं को हराकर और खुद गद्दी पर बैठ जाते थे ठीक है तो इससे एक तरफ तो जो भारत की गरीब जनता थी वो भी बहुत नाखुश थी उसका कारण क्या था कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के पूरे बिजनेस पे पूरे एम्पायर पे अपना कब्जा जमा चुकी थी लाइक व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड they have captured the whole business of India and all the farmers, peasants, laborers without job they are facing a very serious issue and they are losing their lives और साथ में अकाल की स्थिति आ गई एंड नॉट ओनली दिस even there are so many small industries which are running in India in that time. All small industries have been shattered. Small industries, I am saying like
handicraft industries, weaving industries, and like cotton industry. So all these industries have been shattered. Okay, and East India Company, what they did, even in term of crops, like once when rice and wheat, like all food grain crops are grown in India, उपजाए जाते थे, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, वो कॉमर्शियल क्रॉप जिसमें कि कॉटन यानी कपास और जूट, साथ में गन्ना और नील की खेती करने लगे, जिसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में डिफाइन में बताऊंगा। बस एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप्स थे, ये जब अंग्रेज उपजाने लगे अपने बेनिफिट के लिए, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के किसान भूखे मरने लगे और उनको मतलब कि उनको गरीबी आ गई और भूखे मरने की नौबत आ गई, उनका सारा बिजनेस बंद हो गया। तो इससे वो नाखुश हुए और राजा, महाराजा, छोटे सामंत, बड़े सामंत, जमींदार, सभी वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, सभी वर्ग अंग्रेजों से नाखुश हुए और इन्होंने 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जो कि 1857 में होता है। ठीक है, दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी घटना होती है इंडिया इन 18th सेंचुरी में, जो कि 1453 एडी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर टर्क्स आक्रमण करके वहां के सी रूट पे अपना कब्जा कर लेते हैं और बिजनेस करने लगते हैं, जिससे कि बाद में इंडिया में भी बिजनेस होता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर फ्रांस और पोर्टुगीज जैसे लोग इंडिया में आके बिजनेस करते हैं और यहाँ के सारे बिजनेस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरी बात होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि 1885 एडी में कांग्रेस, जिसे आज हम ऑल इंडिया कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो उसका फॉर्मेशन होता है 1885 में, जो कि ए.ओ. ह्यूम करते हैं, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो अब जो एक विद्रोह चल रहा था, जो क्रांति चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो एक ऑर्गेनाइज हो जाती है, संगठित हो जाती है, और अब इस विद्रोह का एक नया रूप देखने को आता है। ठीक है, अब आइए हम वापस से 1857 में चलते हैं, जब ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, इसको बहुत सारे बुक्स में सिपाही विद्रोह, सिपोही म्यूटिनी लाइक शब्दों से कहा गया है, लेकिन मैं इसको हमेशा एक स्वतंत्रता संग्राम कहता हूँ, क्रांति कहता हूँ। क्यों कहता हूँ बच्चों? क्योंकि एक वर्ड होता है विद्रोह, का मतलब होता है कि रैंडम चेंजेस होना, यानी तुरंत उसमें कुछ परिवर्तन होना, और क्रांति का मतलब होता है धीरे धीरे चेंजेस आना। लाइक इन रिवॉल्यूशन there is gradual changes which have been happened when East India Company came to India and established their business, and the way they have captured our business and the way they are treating Indians, and like all the classes, whether rich Indians or poor Indians, laborers, peasants, all classes are not happy with East India Company. Not only this, even the last Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar was also not happy. There are few Maratha rulers who are also not happy. Means all over India, all people are unhappy with East India Company. So in 1857, in the leadership of Bahadur Shah Zafar, there was his first war of independence was held, in which the main role was of Mangal Pandey, who was the sergeant in East India Company, who took revolt against
ईस्ट इंडिया कंपनी, और मंगल पांडे, जिनके बारे में हमने मूवीज में भी देखा है, किताबों में पढ़ा है, जो एक अंग्रेज मतलब कि अंग्रेज थे, और वो मतलब अंग्रेजी शासन में एक फौजी थे। उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया और 1857 की क्रांति को उन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं बस अब एक क्विक रिकैप लेना चाहूंगा कि इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जाना मॉडर्न इंडिया का पीरियड, वर्ल्ड में मॉडर्न इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट रहा, और साथ में हमने ये जाना कि इंडिया में 18th सेंचुरी में क्या हुए, और हमने और एक और बात इसमें बताना चाहूंगा, सोर्सेज। ये सारे सोर्सेज मॉडर्न इंडिया के आपको कहाँ से वो गैदर हुए हैं। सबसे पहले जो गैदर होता है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स दो सोर्सेज जिसमें कि लाइक मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स जो बनाए गए हैं, इनको पूरा तात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। दूसरा जो है वो लिटरेरी सोर्सेज यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स, जो कि लिटरेचर है, बुक्स है, दस्तावेज है, जो कि इंडिया में बहुत सारे लाइब्रेरीज में आज भी रखा हुआ है। साथ में अनदर सोर्सेज जैसे पार्लियामेंट हाउस, जो कि नई दिल्ली में, जिसको संसद भवन बोला जाता है, जो मुझे लगता है कि लगभग सारे बच्चों ने देखा होगा, संसद भवन जो दिल्ली में है। वो भी लुटियंस एक अंग्रेज था, उसने बनवाया था पार्लियामेंट हाउस। तो ये सारे स्रोत से पता चलता है मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो कि मॉडर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ की वर्ड्स है, like the first keyword is impoverishment. Impoverishment means making somebody poor. Taking the example, East India Company means Britishers make poor to the Indians, right? Now culminate, to end with a particular result, that means to come to some conclusion, means किसी एंड पे आना, किसी निष्कर्ष पे आना, किसी रिजल्ट पर आना। ठीक है, नाउ आर्टिफैक्ट्स। Artifacts are those things, an object which made by a person, especially of historical and cultural event, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका, जैसे कि उस समय भी ताजमहल का बनना, और भी बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, स्मारक का बनना, ये सब मॉडर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रूफ देता है। ठीक है, बायोग्राफी। बायोग्राफी इज अ थिंग which is written on someone else's life and written by someone else, यानी बायोग्राफी होती है जो किसी के लाइफ पे लिखी जाती है लेकिन कोई और लिखता है। एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी, दैट मीन्स दैट हैव बीन रिटन ऑन पर्सन्स लाइफ एंड रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी ऑटोबायोग्राफी में सपोज करो कि मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ बच्चों, तो मैं उसको खुद लिखूंगा, ना कि कोई और लिखेगा। ठीक है, इसको ऑटोबायोग्राफी बोली जाती है। फाइन, सो इस तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर जो आपके बुक का था, सिलेबस का था, उसको मैं कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट नाउ वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस ट्रबल कॉल्ड कोविड। So it's my humble request from my students and their parents, please do not step out of the house. If you are going out, wear mask and use sanitizer, and also साथ में आप अपने घर में बड़े बच्चे, बुजुर्गों और बड़े बच्चों का खास ख्याल रखें, और अपने फ्रेंड्स को भी मास्क के लिए बताएं। ठीक है, सो नाउ प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, सी यू टुमारो। Goodbye. Take care. Bye. Good night.